नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 13 मार्च और 13 मार्च के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, वुमेन जो कि स्टेम में उनका भागीदारी बढ़ाने के लिए, राइट, जो हमारा स्टेम का पूरा एक टाइम है। स्टेम क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी अभी। फिर है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार का निवारण अधिनियम, IBSA इप्सा, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, गौ आश्रय खेती और पाम 400 ड्रोन्स। देखिए, फर्स्ट वाला हमारा आर्टिकल है वुमेन का। अभी पता है यहाँ पर क्या बोला गया है कि अभी ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में अगर हम देखें तो स्टेम के कोर्सेज में जो हमारे भारत की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा शामिल होती हैं। सवाल ये आता है कि स्टेम क्या चीज है। स्टेम जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में जो ये चार सब्जेक्ट होते हैं, उन चारों सब्जेक्ट को स्टेम करके बोला जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे ना इस स्टेम के कोर्सेज में विमेन रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं की भागीदारी एज कंपेयर टू मेल्स कम है। ये आप भी जानते हैं, आप लोग भी समझते हैं। तो ये महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये चीज बोली गई है। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इक्वालिटी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें स्टेम के अंदर वुमेन और गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। केवल तृतीय स्तर पर केवल 18% लड़कियां ही, जबकि 35% लड़के शामिल हैं। तो यहाँ पर स्टेम के पूरे इसमें काफी कम जो है वो देखने को मिल रहा है। उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि स्टेम की जो पूरा एक उसका अवलोकन है वो बताया गया है। वुमेन में ये बताया गया कि जो अगर रिसर्च वर्क की बात करूं तो रिसर्च वर्क में भी महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी बहुत कम है और इंजीनियरिंग छात्राओं में भी काफी कम है। ठीक है। और साथ ही साथ यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो सिर्फ 35% ही स्टेम स्टूडेंट्स में विमेन होती है। तो आप लोगों ने ये जो डेटा मैंने आपको दिया है ना, ये अगर आपका कोई भी विमेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, रिप्रेजेंटेटिव है, काफी कम रिप्रेजेंटेशन है, कुछ इस प्रकार का कुछ भी आता है, तो आप उस हिसाब से अपने इस आंसर में डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। वुमेन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन, स्टेम से जुड़ी हुई जितनी भी जॉब है सिर्फ 14% पार्टिसिपेशन है पूरे वर्ल्ड में। टॉप 20 की कोई भी कंट्रीज आप देख लो तो इंडिया टॉप करता है इन चीजों में। बढ़ावा मिला है इंडिया को इन चीजों में काफी, पर फिर भी आज के टाइम पे कम है। ठीक है। आप ये कुछ डेटा है आपके सामने दिया हुआ है, आप उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा डेटा इस्तेमाल नहीं करना, जो दो चार आपको जैसे यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक ऐसे रिलायबल जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को ही सिर्फ आप जो है समझेंगे और उसको आप लिख सकते हैं। अदरवाइज सारा डेटा को आपको नहीं याद करना है। ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप डेटा ये जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैसे कोई भी जो डेटा होते हैं ना, इन सब पे कुछ ना कुछ सवाल बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन आता है इस पर, मेंस के ऊपर लिखने के लिए ना काफी हेल्प मिल जाती है इसमें। अपने को मेंस में आंसर लिखना होता है ना, मेंस में आपको कुछ डेटा चाहिए होता है, तो ये बस मैं आपको यहाँ पर एक डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ जो हमसे पूछा जा सकता है। तो मेरा तो यही आपको एक सुझाव रहेगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग इसमें इस डेटा को नोट डाउन कर लीजिए। अब वुमेन की रिक्वायरमेंट जो है वो स्टेम में बढ़ रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं वुमेन के पास जो है मल्टीटास्क करने की एक अच्छी क्षमता होती है। सब इस बात को जानते हैं और समझते भी हैं। मल्टीटास्किंग में वुमेन कितना आगे है। तो अगर मल्टीटास्किंग का काम वुमेन को यहाँ पर दे दिया जाए तो जो टेक्नोलॉजी में हमें ग्रोथ करनी है, इन सब चीजों में अगर हमें जो ग्रोथ करनी है वो हम यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल में और बहुत बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। इसी के तहत ये चीज की जा सकती है।
और जो हम कहते हैं ना एक स्कीम, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका सर्वोदय, ये एक चीज को पॉपुलराइज किया जा सकता है इसी चीज के तहत अगर हम प्रमोशन देते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो SDG 5 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है 5, उसमें लिंग समानता की बात है और ये सब चीजें इसमें प्रमोट करेगी। और वुमेन के लिए एक नई करियर अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। सरकार ने वुमेन पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप भी लिए हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेप नहीं लिए गए हैं। जैसे पहला स्टेप है विज्ञान ज्योति स्कीम। विज्ञान ज्योति स्कीम में क्या हुआ था कि 9 से 12 तक के जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए स्पेशल ऐसे लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जहां पर इंजीनियरिंग, मैथ्स, रिसर्च वर्क, इन सब में फीमेल जो है वो इंटरेस्ट दिखाएं। और एक और स्कीम है प्रगति। प्रगति यहाँ पर क्यों स्टार्ट किया गया था? AICTE द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि विमेन के लिए टेक्निकल एजुकेशन काफी अच्छे से बन जाए। फिर आती है गति स्कीम। गति की फुल फॉर्म प्लीज लिख लीजिए सब लोग। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। ऐसी क्यूरी स्कीम, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सेलेंस। ये हमारी साइंस और टेक डिपार्टमेंट ने ही स्टार्ट किया था, जिसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि विमेन में यूनिवर्सिटी में उनको प्रमोट करने के लिए स्टेप लिया जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे अवार्ड भी दिए जाते हैं ताकि साइंस में भी विमेन को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। साइंस में अभी तक क्या है, फीमेल पार्टिसिपेशन है, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं है, पर जितनी होनी चाहिए उस रिस्पेक्ट में काफी कम आती है। अगर हमें उस कम को ज्यादा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ावा देना पड़ेगा। और बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो बता रही हूँ, वो स्कीम्स यहाँ पे चल रही हैं। तो बेसिक बात सिर्फ यही है वो जो आपको याद रखनी है, और यही है। आप देख सकते हो इन सब फील्ड में जो है स्टेम का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। ये सब फील्ड्स के नाम है। क्वेश्चन आता है रोल ऑफ वुमेन इन स्टेम, ऐसे लिखने को आ जाता है। या फिर आता है कि आपको क्या लगता है कि विमेन जो है वो स्टेम फील्ड में कितना आगे बढ़ रही है और सरकार ने इसके लिए क्या लिया है। तो ये पूरा आर्टिकल ना आपका 10 मार्क का आराम से एक क्वेश्चन बन सकता है। पूरा का पूरा आर्टिकल जो मैंने यहाँ पर आपको इतना बताया है, ये पूरा आर्टिकल आपका मेंस के एग्जाम के लिए बन सकता है। बाकी जो इसमें स्कीम्स मैंने आपको बताई है ना, वो स्कीम आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए काम आएंगी, क्योंकि कई बार स्कीम पूछ लेता है ना कि इनमें से कौन सी स्कीम इस टॉपिक के लिए चल रही है। ऐसा एक सवाल इसके लिए भी बन सकता है। समझ रहे हैं सभी लोग? तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में याद रखिएगा, ऐसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, कोई इसमें वो नहीं होता, डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये वाला आपको आंसर, एक परफेक्ट आंसर आंसर मैंने जो है वो तैयार किया है, जिसके तहत आपको एक प्रॉपर व्यू मिल जाएगा कि आपको उसमें लिखना क्या क्या होगा। लिखने के लिए क्या क्या चीजें होंगी वो आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करी है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। देखिए भाई, एट्रोसिटीज अत्याचार वर्ड जो है वो एक एक्ट आया था, किसके लिए? SC और ST के लिए। यहाँ पर किसी वाद विवाद के दौरान अगर आप किसी जाति के नाम को गाली देते हैं तो वो आप SC ST का जो ये अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 था उसका आप उल्लंघन नहीं कर रहे हो। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अभी ये बात कही। तो आप यहाँ पर अब पहले इस पूरे एक्ट को समझेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरा एक एक्ट जो है वो समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें भारत में दलित वायलेंस, अगर मैं बात करूं ना, NCR बी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 क्राइम्स अगेंस्ट एवरी आर 2021 में रिपोर्ट किए गए थे। पूरे भारत की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा दलितों के अगेंस्ट क्राइम जो किया है वो है यूपी में हुआ है। सबसे ज्यादा केस यूपी की तरफ से आए हैं, 13,000 से भी ज्यादा। फिर राजस्थान, MP, बिहार। इक्वालिटी की बात करें तो दलित 10 महिलाएं या फिर लड़कियां प्रतिदिन उनके साथ बलात्कार किया जाता है, लेकिन उनको न्याय तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जान जोखिम तक में डालनी पड़ती। क्यों? क्योंकि उनपे बहुत दबाव, धमकियां, ये सब चीजें चलती हैं। अब अत्याचार का मतलब क्या होता है? अत्याचार एक ऐसा शब्द होता है जो हम SC ST के अगेंस्ट जो है बहुत कॉमनली यूज कर लेते हैं। बेसिकली अत्याचार का मीनिंग होता है कि ऐसी चीज कर देना जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा अमानवीय कार्य कर देना जो एक व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ
ये ऑफेंस सिर्फ SC ST नहीं, किसी अगर कोई गैर SC ST भी है ना, उसके अगेंस्ट भी अगर किसी पर्सन ने ऐसा कोई क्राइम किया है, तब भी उसके अगेंस्ट ये चीज चलेगी। और इसी तरह के अत्याचार को अपराध बनाने के लिए जो एक मकसद होता है ना, वो जाति विचार नहीं होता है। आर्टिकल हमारे, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में, हमारा आर्टिकल 46, आर्टिकल 338 सब में SC ST की प्रिवेंशन के लिए बात की गई है। जैसे कि आर्टिकल 17 तो सीधा कहता है हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है किस चीज के लिए, अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता के उन्मूलन की बात की गई है। आर्टिकल 17 सीधा कहता है। आर्टिकल 46 DPSP में जो है दिशा निर्देश तत्व के तहत ये कहता है कि SC ST और जितने भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। आर्टिकल 338 SC ST से जुड़ी हुई एक नेशनल कमीशन बनाने की बात करता है कि हम एक नेशनल कमीशन बना सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के तहत बनाया गया था, और आर्टिकल 338A के तहत नेशनल कमीशन फॉर ST भी बनाया जा चुका है। ठीक है। तो एट्रोसिटीज क्या होता है, जबरदस्ती कुछ उनको खिला देना, गंदा पदार्थ खाना या फिर जबरदस्ती ऐसे करना। ठीक है। चोट पहुंचाने की कोशिश करना उनको। ठीक है। जबरदस्ती उनके कपड़े उतरवाना, उनको उनके मुंह पे कालिक पोत करके जबरदस्ती कुछ भी ऐसा काम कर, मतलब गलत चीजें जो आप देख सकते हैं उनकी, आ, स्त्री जो है साथ में है उसकी जो शीलता है उसको भंग करने की कोशिश करना, या उसको उनको वोट देने से रोकना या विवश करना जबरदस्ती किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के लिए, या फिर उनके जमीनों को हथियाने की कोशिश करना। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है, ऐसी चीजों को अगर कोई करता है तो आप इसको कह सकते हैं कि अत्याचार है। और इनको प्रिवेंट करने के लिए SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है, अनुसूचित जाति जनजाति का अत्याचार निवारण एक्ट भी है, जो कि पार्लियामेंट ने 1989 में पास किया था। ठीक है। इसके अंदर क्या बोले गए थे, जितने भी यहाँ पे जो बताए गए थे सब संघीय अपराध थे, मतलब कि पुलिस जो है ऐसे केसेस में, कोग्निजिबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि पुलिस किसी भी अपराधी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। तो इसमें ऐसा बोला गया था, इसमें मिनिमम मैक्सिमम पनिशमेंट रखी गई। मिनिमम पनिशमेंट अगर कुछ भी गलत करते हैं तो 6 महीने की, और मैक्सिमम 5 साल की, और फाइन भी रखा गया है साथ में। कुछ केसेस में जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 1 साल तक भी रखी गई है, और डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड भी दिया गया। सेक्शन 4 इसी पूरे अधिनियम का जो है ये बोलता है कि अगर कभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज को सही ना करने के लिए जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ भी पनिशमेंट होगी। तो ये एट्रोसिटीज जो है ये इसी प्रकार से यहाँ पर बनाई गई है। ये एक तरीके से अब इसको अमेंड किया गया दोबारा से, पहले 1989 में है, उसको उसमें चेंजेस करके उसका अधिनियम 2015 में भी लाया गया। तो यहाँ पर एट्रोसिटीज यही बताया है, और ये बताया कि अगर ऐसी कोई भी एट्रोसिटीज होती है तो उसको निवारण के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स दिए जाएंगे, जिसमें इनको प्रिवेंट करने की बात की जाएगी। ठीक है। और अगर किसी भी पर्सन ने गलत तरीके से खुद इसको देख रेख नहीं करी इस पूरे मामले की, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर कंप्लेन करने का अधिकार। ठीक है। आगे अब यही है कि भाई देखो, लॉज तो बना दिए गए हैं, लेकिन लॉज सिर्फ बना देना हमारे देश के लिए सिर्फ ये नहीं रहेगा कि आपके लिए एक कानून का प्रावधान बना दिया है और आप सिर्फ उसको कर दो। ऐसा है कि भाई हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि उसको प्रॉपर अवसर मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज नहीं, आगे और बढ़ावा देने की जरूरत है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले से आज के समय में नहीं हुई हैं, चीजें हुई हैं, पर अगर इसमें और ज्यादा या और डेवलपमेंट, लोगों का माइंडसेट, अगर ये सब चीजें बदल दी जाएं तो आगे आने वाले समय में ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो सब बराबर है, सब कोई बराबर है, ये चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसे या वो ऐसे, सब बराबर है। हाँ, अगर कोई डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ है तब उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ये इस जाति का वो उस जाति का, सब बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी SC ST से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, प्लस आपका कोई भी मेंस में SC ST से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, तो लास्ट में कंक्लूजन देने के लिए आप ये वाले जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इंग्लिश हिंदी में, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को पढ़ें जरूर, ताकि कल को कोई इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो आप उस पे आंसर को लिख सकें। ठीक है। तो आप इसको लिख लो जरूर। मैं तो यही बोलूंगी इसको लिख जरूर लीजिए, क्योंकि ठीक है ये इम्पोर्टेंट है।
पता होना चाहिए सभी व्यक्तियों को ये कि ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करती है चीज, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तीसरा है हमारा इप्सा के ऊपर। इप्सा एक तरीके से एक फोरम है, जैसे आपने ब्रिक्स पढ़ा है, I2U2 पढ़ा है, क्वाड पढ़ा है, उसी प्रकार से एक और फोरम है इप्सा, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का। अब यहाँ पर डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो पूरी एक जितनी भी इस तरीके की इकोनॉमीज हैं इप्सा की, 3 कंट्रीज में से इंडिया जो है वो टॉप करके आ सकता है। तो इप्सा क्या है? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को इकट्ठा करने वाला एक फोरम है, जैसे ब्रिक्स है, क्वाड है। ठीक है। साउथ साउथ की कंट्रीज हैं ये सारी, है ना, अपनी अपनी कॉन्टिनेंट में। जैसे अगर बात करूं, इंडिया एशिया में आता है, ब्राजील कहाँ पर आता है? ब्राजील भी आपका साउथ अमेरिका में आता है, बिल्कुल साउथ की कंट्री है वहां की। ऐसे ही साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अफ्रीका में आता है। कई स्टूडेंट्स को तो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में कंफ्यूजन है, तो देखो भाई, अफ्रीका एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, और उसमें एक कंट्री आती है, बहुत छोटी कंट्री है, ज्यादा बड़ी नहीं है, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो इन सब में ज्यादा पोटेंशियल किसका है? इंडिया का, जबकि ब्राजील हमसे ज्यादा बड़ा है, एरिया के मामले में ब्राजील हमसे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है ये 2003 में जो है इस पूरे डायलॉग को स्टार्ट किया गया था, जिसमें इन तीनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज में बढ़ाना, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कल्चर, डिफेंस, इस सबको बढ़ाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन करने की जो है वो कोशिश यहाँ पे की गई थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, आप पढ़े यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आप उसमें यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आप इसको एक एज एक एग्जाम्पल साइट कर सकते हो कि साउथ साउथ कॉपरेशन कैसे इंप्रूव करा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में साइट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा आप इसी में लिख लोगे, एग्जाम्पल के रूप में इसको साइट करो कि साउथ साउथ कॉपरेशन है, इंटरनेशनल तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, दो देशों के बीच में व्यापार समझौते को बढ़ावा दिया गया है, और सूचना, प्रौद्योगिकी, कौशल, इन सबको बढ़ावा देने की कोशिश की। तो आप एक एग्जाम्पल के रूप में इसको बता सकते हो। और बाकी जितनी भी हमारी कंट्रीज है, जितना भी कोई फोरम बनता है, हर कंट्री का कोऑपरेशन जो है वो इन्हीं पॉइंट्स पर टिका हुआ होता है कि हम लोगों ने पॉवर्टी से जुड़े हुए चीजें देखनी है, समान विकास सुनिश्चित करना है, डिजिटल लेवल पे समावेशी जो है शिक्षा को या फिर डिजिटल जो है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करनी है। और आज के समय में आप जानते हैं कि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, जिसकी वजह से सभी राष्ट्रों के पास डेटा को संरचना करने का खुद से एक रूल तैयार हुआ है। और हमारे पास जो है पारदर्शिता का भी सिद्धांत है कि हम सारी तरीके से पारदर्शिता को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो आप इसमें लिख लीजिए। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये फोरम पे आपका प्रीलिम्स पे ये पूछा जा सकता है कि ये फोरम जो है ये कब बना था, कितनी कंट्रीज का ग्रुप है। बाकी मेंस में इसका एग्जाम्पल बन सकता है, या फिर अगर कभी शॉर्ट नोट आता है, अगर आप में से किसी का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है, तो उसमें भी आपसे सवाल बन सकता है, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। स्टार्टअप से जुड़ी हुई एक एडवाइजरी काउंसिल है, यहाँ पर इनकी अभी 6th मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर। है क्या ये चीज? जो स्टार्टअप सलाहकार परिषद है, किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स और वाणिज्य जो इंडस्ट्री है, इसके अंडर एक डिपार्टमेंट है DPIIT, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये जो है DPIIT, ये वही डिपार्टमेंट है जो भारत में क्या देता है? GI टैग्स भी देता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक चिन्हों को भी यही प्रोवाइड करता है। और इसी की जिम्मेदारी है, इसी की आगे जो है काफी सारी जिम्मेदारी, मैं एक जिम्मेदारी नहीं कहूंगी इसकी, काफी विविध रूप में इसकी जिम्मेदारियां जो है वो देखने को मिलेंगी आपको। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ट्रेड को प्रमोशन करना, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है, आप पढ़ो, इंटरनल ट्रेड का है, आंतरिक व्यापार के लिए है। तो भारत के अंदर जितना भी व्यापार होता है वो सारा इसी के तहत पूरा रजिस्टर किया जाता है। तो व्यापार को करने की इसकी जिम्मेदारी होती है, प्रॉपर तरीके से ये व्यापार से जुड़ी हुई सारी चीजें और ये सब चीजों को हैंडल करने में कामयाब है। अब इसका काम ही यही है। ठीक है। अब इसी के अंदर एक स्टार्टअप है जो पूरा स्टार्टअप वगैरह वाला देखेगा, जिसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, हमारे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर चेयरमैन जो है वो वही जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर होंगे, वही इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें
और कौन कौन होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो भी जॉइंट सेक्रेटरी के होते हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, वो भी इसमें और जुड़े हुए लोग होते हैं। और इनके अलावा फाउंडर्स जो होते हैं, अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स के, जो बहुत ज्यादा शुरुआत तो बहुत कम में हुए थे लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा अच्छा स्टार्टअप उनका हो गया है, ऐसे स्टार्टअप्स के साथ भी जो लोग हैं वो जुड़े हुए और ज्यादा इसमें रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों को एक्सपीरियंस है तो उनको पता है कि किस तरीके से क्या चीजों की जरूरत होती है। क्लियर हो गया भाई सबको यहाँ तक? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए, आप भी जानते हैं भारत के अंदर अब हम स्किल्स के ऊपर, अब हम जॉब जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले की एक कैटेगरी में आ रही हैं। तो स्टार्टअप प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है। उसी के लिए काउंसिल जो है आज की जरूरत बन गई है और इस काउंसिल को आज बना दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का काउ शेल्टर फार्मिंग। काउ जो है यहाँ पर उस मार्केट में गौ आश्रय जो खेती होती है, जो गोबर बाजार है, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, गौशाला। ठीक है, यहाँ पर नीति आयोग ने यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी जिसमें ये बोला है कि ये सब जो गौशालाएं होती हैं, अगर हम इन सब का इस्तेमाल सही से करें तो प्राकृतिक खेती के लिए हम सबके लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से ये शामिल हो सकती है। क्या होते हैं गौशाला? बीआईएस के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, भारत मानक ब्यूरो के अनुसार, गौशाला गांव के लिए, गाय के लिए एक तरीके से ऐसा एक रहने का होता है जहां पर उनको जैसे हम कहते हैं ना टाइगर्स के लिए टाइगर रिजर्व बनाना, जहाँ पे टाइगर सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, ऐसी गौशाला होती है जहां पर गांव की सेफ्टी के लिए और सबके लिए यहाँ पर जो है वो एक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो गौशाला इसको याद रखिएगा, जहां पर सारा मतलब दूध का निकालना, पशुओं के लिए देखना, उनकी देख रेख करना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, वो सब चीजें बनी हुई हैं। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इंडिया में, जैसे कि पिंजोरा पोल, कांजी हाउस, गौ वाटिका। ठीक है, बाकी काफी इसको जो है डेवलप करने की भी सरकार की पूरी पूरी कोशिश है, ताकि जो लोग संभालते हैं गाय को उनके पास भी एक सुरक्षित माहौल रहे। और यहाँ पर ये वैदिक पीरियड से चलता आ रहा है। और उसके बाद 1882 में काऊ को बचाने के लिए भी काफी सारी कोशिशें की गई थी, जिसमें से एक कोशिश यही है। ठीक है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है गौशाला की भारत में? देखो, भारत का अभी 20th लाइफ स्टॉक सेंसस जो है, पशुधन गणना के अनुसार भारत में टोटल जो मवेशियों की संख्या है उसमें 19 करोड़ है। और हम जो है दूध के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं। काफी ज्यादा इंक्रीज भी हुई है। ठीक है, कुछ समय पहले डिक्रीज भी हुई थी, अब इंक्रीज होनी शुरू हुई है। तो गौशाला बनाना इसके लिए ही जरूरी है। ठीक है, क्या होता है ना कि किसान अक्सर जो भी मवेशी होते हैं उनको छोड़ देते हैं, या तो वो आवारा घूमते हैं या फिर उन्हें गौशालाओं में रख दिया जाता है। तो आज के समय में ऐसी जो आवारा पशुएं हैं उनकी संख्या 53 लाख देखी गई है। और काफी सारे जो आवारा पशु हैं उनकी फिर डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है गुजरात में, फिर झारखंड में। ठीक है भाई, तो ये भी कुछ ऐसे ही फैक्ट्स है, इसको याद रखिएगा। और इसको अगर मैं बात करूँ कि पूरा गौशाला अगर बना दिया गया है तो इकोनॉमिकली इसका फायदा क्या है कि हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में आपको कोई केमिकल्स नहीं होते हैं और वो केमिकल्स का हमारे ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है फिर। तो ये हेल्प मिल जाती है इससे। इस तरीके की अगर हम गौशाला बनाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, पूरा सा कोशिश करते हैं, तो एक हेल्प मिल जाती है इन चीजों के लिए। और गौशाला जो है वहां पर आपको बहुत बड़े पैमाने पे गाय का गोबर और गौमूत्र मिलता है, जो कि आगे चल के हमारे उर्वरों का स्रोत भी बनता है। सब जानते हैं इस चीज को। ये आगे चल के नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट आर्टिकल है हम लोगों का पाम 400 ड्रोन्स। भारतीय वायुसेना के पास पाम 400 ड्रोन्स जो है वो नया अटैक सिस्टम आ रहा है। पाम का मतलब क्या है यहाँ पर? वैसे देखो, पाम का मतलब तो हथेली होता है, पर यहाँ पर क्या मतलब है इसका? प्रिसिशन अटैक लॉइटरिंग म्यूशन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कहते हैं। ये जो है कौन कौन बना रहा है? इसराइल की कंपनी बना रही है, यूविजन बना रही है, और आदित्य प्रेसिटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये सब मिलके बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर ये जो पूरा बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ा एक सख्त पहरे के तहत इसको जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। इसके फीचर्स भी बहुत ज्यादा हैं। ये जो पूरा ड्रोन है यहाँ पर, ये एक कनस्तर से छोड़ा जा सकता है। 120 मिनट तक ये 3000 से 4000 फीट तक ऊपर उड़ सकता है। इतना ज्यादा अमाउंट में ये ऊपर उड़ने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये
50 से 140 नॉट तक की जो है उस पे स्पीड में ये उड़ भी सकता है। ठीक है, इसके अंदर इंफ्रारेड स्टेबलाइज्ड कैमरास लगाए जाएंगे ताकि जो भी टारगेट्स वगैरह होंगे रात को दिन को सब चीजों में ये विजिबल होंगे टारगेट्स पूरी तरीके से। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? और इसमें काफी अच्छा जीपीएस सिस्टम भी लगाया जा रहा है, और उन जगह पे भी ये जीपीएस ट्रैक करेगा जहां पर मतलब जीपीएस सिस्टम मौजूद नहीं भी है, वहां पर भी ये अच्छे तरीके से जीपीएस सिस्टम को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। मतलब बहुत ज्यादा एक, जहां पे रोशनी नहीं भी है वहां पर भी ये ऊपर घूम सकता है, सारी जानकारी को एकत्रित कर सकता है। समझ गए भाई सब लोग? तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा चाइनीज वॉल पॉलिसी के ऊपर। अब जो हमारी चाइनीज वॉल पॉलिसी है, मतलब क्या है इस चीज का? चाइनीज वॉल पॉलिसी, चाइनीज वॉल की बात नहीं कर रही मैं, चाइनीज वॉल पॉलिसी, चीनी दीवार नीति किसको कहते हैं? ये उन लोगों के बीच में एक आभासी सूचना विरोध है जिनके पास कोई भी सामग्री, गैर सार्वजनिक जानकारी हो, जो क्या करते हैं, जो हितों के टकराव को रोकने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी अपनी अंदरूनी जो जानकारी, एक अंदर की सूचना होती है ना, वो अंदर की सूचना को दुरुपयोग करने से रोका जा सकता है, उसे हम कहते हैं चाइनीज वॉल पॉलिसी। ठीक है, एक टर्म यूज की जाती है चाइनीज वॉल पॉलिसी। इसका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और इसका चाइना से भी कोई ऐसा मतलब नहीं है, बस एक टर्म यूज की जाती है चाइनीज वॉल पॉलिसी। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखिएगा, चाइनीज वॉल इसको कहते हैं, चाइनीज वॉल का होना। नेक्स्ट हमारा लास्ट टर्म है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए सभी सभी मुझे ऐसा लगता है कि गेटवे ऑफ इंडिया को जानते ही होंगे, बेशक गए हो या नहीं गए हो, लेकिन सुना तो सबने हुआ है। ये मुंबई में बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत, साउथ मुंबई में बना हुआ है। ये क्यों बनाया गया था? जब 1911 में किंग जॉर्ज फाइव जो है भारत आए थे, उस समय इसका निर्माण किया गया था। वेलिंगटन फाउंटेन के पास ये वाइसराय का आने का एक दरवाजा माना जाता था। ये इंडो इस्लामिक तरीके से बनाया गया है, इंडो इस्लामिक वे में इसको बनाया गया था। जो है प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन इसकी 31 मार्च 1913 को शुरू हो गई थी, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट कर दिया गया था। इसके आर्किटेक्ट का नाम है जॉर्ज विटेट। ठीक है, और इसका फाइनल डिजाइन भी उन्होंने तैयार किया था, कंप्लीशन इसकी काफी समय बाद हुई थी जाकर के। और ये जो ताजमहल पैलेस है, टावर टावर होटल है वहां पर, उसके पास ही है। ठीक है, और यहाँ पर ही याद रखिएगा कि ये जो पूरा एक गेटवे ऑफ इंडिया है, ये फेमस है वहां का, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बना हुआ है। क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज फाइव की जो यहाँ पर एंट्री हुई थी, उस चीज को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए एक तरीके से इसको बनाया गया। बाकी इसके बारे में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पूछ सकता है, कब बनाया गया था इसको, कब फाउंडेशन रखी गई थी, इसको कैसे बनाया गया था, ठीक है, किस समय बनाया गया था इसको, और इसके आर्किटेक्ट कौन थे। इसको येलो कलर से प्रॉपर कंक्रीट के इस्तेमाल में बनाया गया है। और तो इस तरीके के सवाल, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि इस तरीके के सवालों को पूछा आपसे जा सकता है। और इसी के बहुत पास में एक केव्स भी पड़ती हैं, वो है एलिफेंटा केव्स। ये काफी ज्यादा पास में पड़ती हैं एलिफेंटा केव्स। और एलिफेंटा केव्स के जस्ट पहले शिवाजी और स्वामी विवेकानंद की जो फोटोज हैं उसको भी वहां पर लगाया गया है। और कई बार इसको, इस गेटवे ऑफ इंडिया को ताज महल ऑफ मुंबई भी इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या फिर जो आपको पता होने चाहिए एक एग्जाम के लिए, सिर्फ एग्जाम तक की इंफॉर्मेशन बताई है, और एक्स्ट्रा भी दो चार मैं बातें बताई देती हूँ। तो ये सब आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि आप 6 टॉपिक्स डेली पढ़ते हो मेरे साथ, 6 टॉपिक्स वो हो जाते हैं, 2 टॉपिक्स आप क्वेश्चन की फॉर्म में करते हो, तो 8 टॉपिक्स आपके डेली हो जाते हैं। तो इन 8 टॉपिक्स की आप लिस्ट बनाते रहो। ये सब क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आप हर बार कुछ ना कुछ लेक्चर में जरूर नई नई चीजें सीखते होंगे, और कोशिश करिए यहाँ तक पढ़ने की। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज भी स्टार्ट करूं, जिसमें मैं आपको मेंस का आंसर राइटिंग लिखना कैसे लिखना है, कैसे करना होता है, ये सब भी आपको सिखाऊं, ठीक है, मेंस का आंसर राइटिंग लिखना बताऊं, मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करना बताऊं, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने पड़ेंगे। 2-4 लोगों के कमेंट्स पे काम नहीं बनेगा,
अगर आप ज्यादा लोग जो है ज्यादा अमाउंट में कमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखनी, ये तो पीडीएफ्स हो गई, लेकिन आंसर राइटिंग कैसे लिखनी होती है, राइटिंग कैसे करनी है, वो राइटिंग के लिए भी आई कैन हेल्प। बट फॉर दैट आप लोगों को मैक्सिमम अमाउंट में कमेंट्स करने होंगे, वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट ज्यादा चाहिए, कमेंट ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली एक तरीके से एक प्रॉपर बन जाता है कि मैं आपको प्रॉपर एक जो है वो बताऊं कि कैसे क्या करना है, तो वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, कमेंट ही तो करना होता है यार। एक कमेंट कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कितनी सारी वीडियोस मिल रही है, डेली करंट अफेयर्स मिलता है, इतना इतना वैल्यूएबल एंड क्वालिटी वाला कंटेंट मिलता है। और करो कमेंट यार, बताओ जरूर, डेफिनेटली मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी फिर उसके ऊपर। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। और बताइएगा जरूर कमेंट करके, इंतजार रहेगा मुझे सभी लोगों के कमेंट्स का। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।